वेलकम बैक इन्वेस्टर टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्विसेज। तो देखो गाइज, यहाँ पर इस चैनल पर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही आपके साथ रिकमेंड करते हैं और जब उनमें ब्रेकआउट आता है तब वो स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं कि इसमें अभी हमको क्या करना है। ठीक है, तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स को अलाइन करके काम करते हैं, तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आप सबको पता है, अभी रेलवेज़ के स्टॉक भागे थे, आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, जो भी स्टॉक आपको पता है रेलवे के, सारे भाग गए थे। 3 से 4 गुना स्टॉक ने रिटर्न जनरेट किए थे विदिन 6 मंथ्स। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि वो अलाइन करके काम करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। तो अभी जो इंटरिम बजट आया था, ठीक है, जो इंटरिम बजट था, बिकॉज़ ये फुल ईयर का बजट नहीं था, ये टेम्पररी बजट था अंटिल इलेक्शन। तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट आया था, वो बजट हमको देखने को मिल रहा है 11,11,111 करोड़ का। इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बजट आया था, ये बजट लास्ट ईयर की इंफ्रा बजट जो था 10 लाख करोड़ का, उससे 11.1% ज़्यादा है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ और बहुत सारी इंडस्ट्री को इसमें फ़ायदा मिलता है। जैसे जो बिल्डर कंपनी है, जो लोधा बिल्डर्स एंड ऑल कंपनी है, इनको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। जो सीमेंट कंपनी है, इनको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। जो स्टील कंपनीज़ है, इनको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो भी कंपनीज़ होती है, जो भी इंडस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उन सबको इस बजट से फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम ऐसी एक कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके फंडामेंटल्स पहले तो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, पर अभी इम्प्रूवमेंट हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट खुद इंटरेस्टेड है, तो हम उस कंपनी को उसी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टॉक पे लेके चलता हूँ। पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर हम देखेंगे इसके टेक्निकल चार्ट को। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले एसीसी सीमेंट के बारे में। तो बहुत लोगों का पहले ये डाउट होगा कि यहाँ पे एसीसी सीमेंट के फंडामेंटल्स तो इतने अच्छे हैं नहीं, अंबुजा सीमेंट क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हो? ठीक है, अंबुजा सीमेंट भी तो अच्छा है, अल्ट्राटेक सीमेंट भी अच्छा है, ठीक है, तो एसीसी क्यों डिस्कस करें? तो मैं बता दूं कि अंबुजा सीमेंट हमने डिस्कस किया था एट द प्राइस ऑफ 435। ठीक है, आपको ये अंबुजा सीमेंट के बारे में अपडेट दे दिया था हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। हमने एक रील बना के डाली थी, वहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, बट उसी ट्रेड को हमने कंटिन्यू किया है। 435 के अराउंड कुछ ट्रेड लिया था। अभी अंबुजा सीमेंट भी वैसे ब्रेकआउट पे है, बट मैं एसीसी में भी अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अंबुजा में देखो 435 पे लिया था, अभी उस पर बाइंग लेवल्स नहीं है। अंबुजा में भी एक ब्रेकआउट आ रहा है। एसीसी पे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि एसीसी के फंडामेंटल जो थे 1 से डेढ़ 2 साल पहले बहुत ही ख़राब थे। मैं इसमें तब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बट एसीसी ने अपने फंडामेंटल पे काम किया है। फंडामेंटल बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। कंपनी एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आई है, और यहाँ से भी और अच्छे फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बजट भी अच्छा आया है। ठीक है, और अभी इसकी जो प्राइस दिख रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज दिख रहा है, और जो प्राइस दिख रही है, ब्रेकआउट दिख रहे हैं, इस सबको देखते हुए एसीसी पे एक बेट करना बनता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले कंपनी क्या करती है। अभी कंपनी के फंडामेंटल डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ, ये जो एसीसी और अंबुजा सीमेंट है, इन दोनों को एक्वायर किया था अडानी ग्रुप ने। तो अब अडानी ग्रुप ने एक्वायर करने के बाद एसीसी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रूम हुए हैं। वहीं पे अंबुजा सीमेंट के फंडामेंटल्स पहले से अच्छे हैं और वो उसमें कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एसीसी सीमेंट की। तो सबको पता है कंपनी क्या करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सीमेंट, रेडी मिक्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा बात नहीं करके सबको पता है एसीसी क्या करती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फंडामेंटल्स की बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है 51,000 करोड़ का। वहीं पे कंपनी के पी की बात करें तो कंपनी का पी अभी चल रहा है 30 पे, और कम इंडस्ट्री का पी है 31 पे। यानी कंपनी अभी ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अभी राइट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और मैं बाद में आपको इसके प्रॉफिट दिखा दूंगा और मुझे और ज़्यादा इसमें पोटेंशियल क्यों लग रहा है वो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी देखो इसका आरओसी और आरओई इतना खास नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोइंग फेज़ में है, तो आरओई और आरओसी में भी हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो कंपनी ने कम किया है, जो अभी रह चुका है सिर्फ और सिर्फ 407 करोड़ का। उसके अगेंस्ट कैश इक्विवेलेंट है 1,000 करोड़ के, यानी कंपनी अपने डेप्थ को कभी भी रीपे कर सकती है। पीजी रेशियो वाइज आपको कंपनी महंगी लगेगी, बट ऐसे कंपनीज़ में पीजी रेशियो मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 56% की दिखाई दे रही है। प्लेज परसेंटेज बिल्कुल भी ज़ीरो है, बिल्कुल भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। अभी देख लेते हैं कंपनी के पी रेशियो को। तो यहाँ पर देखो 3 ईयर्स का चार्ट हमारे सामने है, और पी रेशियो की अगर बात करें तो कंपनी का मीडियन पी जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 27 का, और कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 30 के पी पे। देखो एक बात मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्राइस अगर कंपनी का हम देखेंगे तो यहाँ से देख लो कंपनी के प्राइस में एक हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला ग्रोथ हमें कंपनी के प्राइस में देखने को मिल रहा है, बट वहीं पर अगर कंपनी के पी की बात करेंगे
तो पी में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसको क्या कहते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में उनको पता है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे हमें प्राइस और पी वैल्यू में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और जब भी डाइवर्जेंस होता है वहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल फॉल हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी कैसे रिजल्ट पोस्ट कर रही है। तो यही एक शॉकिंग फैक्टर था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। कंपनी में मैं पहले बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सितंबर 22 में कंपनी आप देख सकते हो 16 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 16 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो -87 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका। ईपीएस की बात करें तो 1 के ईपीएस पे कंपनी थी, और अभी इसमें इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो, सॉलिड जंप है स्टॉक के ईपीएस में। 28 का ईपीएस अभी चल रहा है। स्टॉक का जो प्रॉफिट था वो -87 से लेके अभी टर्न हुआ है 538 सीआर पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट में हमें बहुत ही अच्छी जंप्स देखने को मिल रहे हैं, और यही एक रीज़न है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। अभी आपने ऊपर देखा कि स्टॉक का प्राइस तो बढ़ा है, बट स्टॉक का पी कम हुआ है। पी क्यों कम हुआ है? क्योंकि स्टॉक के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, इसलिए स्टॉक का पी जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। टाटा मोटर्स में कंडीशन था, टाटा मोटर्स में भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था बट पी कंसिस्टेंट था। सेम चीज़ हमें एसीसी में देखने को मिल रही है। पे अगर हम बात करें कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो सेल्स में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो टीटीएम सेल्स भी हमें 11% देखने को मिल रही थी, वहीं पर 5 साल की और 3 साल की सेल्स भी वही रेंज में देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो चीज़ बदली है वो है कि कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस किया है। डेप्थ रिड्यूस किया इसलिए कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ रहा है, एक्सपेंसेस कम हो गए, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में हमें बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिल रही है। जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में हुआ करती थी 3 साल से, वहाँ पे अभी प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट्स में देखने को मिल रही है, 131% पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ से हो सकती है, और यही कंपनी हमें एक अच्छे खासे रिटर्न्स बना के देख सकती है। वहीं पे हम अगर बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आप क्लियरली देख सकते हो प्रमोटर ने अपने स्टेक धीरे धीरे करके बढ़ाया। देखो 54% के जो स्टेक थे वो अभी 56% पे आ गए हैं। वहीं पे अगर एफआईज और डीआईज की बात करें तो एफआईज ने अपने स्टेक थोड़े से कम किया है, बट उसके अगेंस्ट डीआईज ने स्टेक ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया। देख सकते हो पहले डीआईज के स्टेक थे 19%, अभी स्टेक है 24% के आसपास। और बात करके पब्लिक की स्टेक की, तो पब्लिक के पास पहले भी 12% का स्टेक था, अभी भी 12% का स्टेक है। तो यहाँ पे प्रमोटर और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके हाथ में सारा माल है। पब्लिक के पास वैसे भी स्टेक ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पब्लिक के पास 12% का स्टेक है, यानी बड़े इन्वेस्टर अभी भी इसमें पॉजिटिव है। ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात। फंडामेंटल्स में एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने को मिल रही है, और ऐसे स्टॉक बहुत ही अच्छे बूम कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स की। उसके पहले कमेंट करके बता दो कि आप कौन सा सीमेंट स्टॉक अब तक होल्ड कर रहे हैं, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, या कोई श्री सीमेंट, या कोई और सीमेंट स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। तो ये है एसीसी का 1 वीक का चार्ट, ठीक है। वन वीक का टाइम फ्रेम है, यानी कि यहाँ की हर एक कैंडल, ईच एंड एवरी कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी एसीसी में देखो क्या हो रहा था। एसीसी में एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला था जब इसके फंडामेंटल्स बहुत ख़राब हो चुके थे, ठीक है। एसीसी में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला था जब इसके फंडामेंटल्स ख़राब हो रहे थे। अभी देखो क्या हो रहा है कि मैंने जैसे कहा प्राइस में हमें गेन देखने को मिल रहा है, बट वहीं पर पी में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एसीसी के प्रॉफिट जो है इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। और ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे हमें अभी देखने को मिल रहा है एक ब्रेकआउट। तो देखो यहाँ पे हमने 2 लाइनें ड्रॉ की हुई अपने आपको देखने को मिल सकती है। ये वाली, ये एक चैनल बन रहा था यहाँ पे, और इसी चैनल को इस स्टॉक ने 2-3 बार टेस्ट किया। देखो यहाँ एक टेस्ट किया, यहाँ एक बार टेस्ट किया, और अभी जो रिसेंट कैंडल है इसमें हमें देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट। तो अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा तो आप देख सकते हो क्लियरली, इसमें हमें देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट। तो स्टॉक में ब्रेकआउट इस चैनल का ऑलरेडी हो चुका है। अभी यहाँ से स्टॉक भागने के लिए रेडी है, और ये आप कह सकते हो कि फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल लेवल भी अभी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े कम है, तो हम स्टॉप लॉस के साथ ही इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे। ऊपर यहाँ पे आपको एक लेवल देखने को मिल रही है, ये मैंने पहले से मार्क करके रखी है। ये मेरी जो लेवल है ये मेरी टारगेट वाली लेवल है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसको टाइम फ्रेम कम करके बताते हैं कि अभी आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। तो अभी आपको इसको में क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम से इसको लेके जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमें लेनी है एंट्री। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने तो क्योंकि हमें लेनी है एंट्री, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने ये देख लिया कि इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, ट्रेंड एक बुलिश साइड में ट्रेंड है, और अभी छोटे टाइम फ्रेम में हमें इसमें एंट्री लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, ये वाली, ठीक है। ये बड़ी कैंडल देखने को मिली, इसके साथ अभी ये वाला जो पैटर्न है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो जैसे ही बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, जो अराउंड हमने लेवल लगा रखी है, हमको लग रहा है ये लेवल के अराउंड हमारा बाइंग पॉइंट चाहिए, और यहीं से हमें एक रिवर्सल मिलके स्टॉक ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी बनेगी एंट्री, और मैं इसमें आपको टारगेट्स भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपकी एंट्री बनेगी 2697 पे। फिर से बताता हूँ 26
27 या अराउंड पकड़ लो 2700 पे, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी 2700 पे। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा इसमें। देख लेते हैं चार्ट पे जाके, तो देखो स्टॉप लॉस कितना आ रहा है आपको 3% का, उसका और उसके अगेंस्ट अगर टारगेट की हम बात करें तो टारगेट कितना आ रहा है 23% का, ठीक है। फिर से देख लो 23% का टारगेट आ रहा है और सिर्फ और सिर्फ 3% का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे तो 7.74 का रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है 2700 का, उसके अगेंस्ट हमारे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2615 का, या 2600 का आप पकड़ के ले सकते हो, राउंड फिगर नंबर है। और यहाँ पे जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 3300 के, ठीक है, 3328 के या 3330 के पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 23%, 24% के टारगेट देखने को मिल रहे हैं अगेंस्ट 3% का स्टॉप लॉस। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है या आप कोई और सीमेंट स्टॉक होल्ड कर रहे हो और आपको इसमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि अभी और होल्ड करना है या बेचना है, किस लेवल पे आपने लेके रखा है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। हम आपके लिए एक वीडियो बना के एनालिसिस पोस्ट कर देंगे। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू गाइस।